हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, मैं अपने चैनल में किसी भी प्रकार का लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, बहुत हो गया, अब मुझे लॉन्ग वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो जिनको जो मेरे चैनल में नए हैं उनको भी बता दूं, और जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, तो मैं आईसीएसई बोर्ड को हिंदी पढ़ाती हूँ। तो आईसीएसई बोर्ड में हम हर साल एक चैप्टर पढ़ाते हैं। सुदर्शन जी द्वारा रचित एक कहानी है जो पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है, बाता ठन्नी की। तो मैंने सोचा कि आज उसको शेयर की जाए, तो उसको आप सबके सामने रखा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं अपने वीडियोस में उस चीज़ को सुधार सकूं और आगे वाली वीडियोस में उसको सुधार के उस पर काम कर सकूं, इम्प्लीमेंट कर सकूं उसके अपने आने वाले वीडियोस पे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं लेखक का कुछ परिचय देना चाहूँगी कि सुदर्शन जी का जो जन्म है वो सियालकोट में आपका 1895 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1967 साल में हो गई थी। सुदर्शन जी का असली नाम बद्रीनाथ था। सुदर्शन जी प्रेमचंद की शैली या प्रेमचंद धारा के लेखक थे। उनकी जो शैली थी वो प्रेमचंद जिस तरह से लिखते थे वो उस तरह के कहानीकार थे। हम सब प्रेमचंद को जानते हैं, प्रेमचंद की लिखने की शैली को, प्रेमचंद की कौशलता को हम जानते हैं। तो उनका ही अनुसरण करते हुए हमारे सुदर्शन जी भी लिखते थे। प्रेमचंद जी जिस तरह से सुधारवाद को लेकर उन्होंने लिखा है, उनकी जो लिखने की शैली थी वो थी आदर्शवाद का जो उनका दृष्टिकोण था, इन सब को लेकर उन्होंने लिखा है। लेखक हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगी वो उनकी जो थी वो गद्य के साथ साथ पद्य की भी रचना उनकी बहुत उत्कृष्ट है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, जिस तरह से उन्होंने अपने गद्य को रखा है, गद्य के द्वारा अपनी बातों को रखा है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पद को भी रखा है। उनकी भाषा में एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने बहुत बार उनकी कहानी को पढ़ते हुए एहसास किया वो था उनकी मुहावरेदार शैली। उनके जो कहानियों में जब आप बात अठन्नी की भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना, आँखों में खून उतर आना। तो उनकी मुहावरेदार शैली भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हार जीत उनकी पहली कहानी थी जो कि 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह लेखक का कुछ परिचय है। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी के पात्र हैं मुख्य पात्र हमारे रसीला है, और बाबू जगत सिंह है जो कि इंजीनियर है, शेख सलीमुद्दीन साहब है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रार हैं, और रमज़ान है जो कि शेख सलीमुद्दीन के यहाँ पे कार्यरत है या उनके दरबान है। तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि यह कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि बेसिक क्या है कि रसीला है और रसीला से जुड़े हुए कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, या उन्हीं के ऊपर बेस्ड एक कहानी है। बहुत सुंदर तरीके से प्लॉटेड है। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आशा करती हूँ कि मैं बहुत हद तक इस कहानी को आप तक समझा पाऊँ। तो शुरुआत ऐसी होती है कि हमें शुरुआत में बताया जाता है कि रसीला जो है वो यहाँ पे बाबू जगत सिंह यानी इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पे एक नौकर है जिनका मासिक वेतन केवल 10 रुपये है। रसीला के गांव में उसकी पत्नी, एक बूढ़ा पिता, 2 बेटे और एक बेटी रहते हैं, मतलब भरा पूरा परिवार है। रसीला की जो वेतन है या रसीला जो आय करता है महीने में, जो उसकी मासिक वेतन है वो 10 रुपये है, और परिवार और महंगाई के अनुसार वो वेतन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कम है। रसीला जो भी मासिक वेतन पाता है उसको वो क्या करता है, अपने परिवार में भेज देता है या गांव में वो भेज देता है। और यह बात भी लेखक स्पष्ट कर रहे हैं कि उस 10 रुपये से उसके परिवार का तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है।
कई बार रसीला ने इंजीनियर बाबू से ये बात की दरख्वास्त की कि उसका मासिक वेतन बढ़ा दिया जाए, पर इंजीनियर बाबू अपने रौब में अड़े हुए वो रसीला को बोलते कि ठीक है, कोई तुमको 11-12 रुपए दे रहा है तो तुम उसके पास चले जाओ, है ना। अगर तुमको मेरे यहाँ नौकरी करनी है तो भैया तुम्हारी तो सैलरी, है ना, वेतन, तुम्हारी सैलरी तो बढ़ने से रही, तुम्हारा वेतन तो बढ़ने से रहा। तो अगर तुमको कोई 10-12 रुपए ज़्यादा दे रहा है तो तुम उसके पास चले जाओ। लेकिन रसीला, ऐसा नहीं था कि रसीला को मौके नहीं मिले, रसीला को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। रसीला को काफ़ी मौके मिले, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन रसीला के मन में एक ही ख्याल था कि जो स्नेह, जो विश्वास बाबू जगत सिंह करते हैं उसके ऊपर, क्या वह विश्वास उस नई जगह में उसे मिलेगा? क्या वह स्नेह जो रसीला इंजीनियर बाबू से पाता है, क्या वह स्नेह उसे मिल पाएगा? बस इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं भावों में उलझकर वह इंजीनियर बाबू का त्याग कर दूसरी नौकरी करने नहीं जा पाता है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है दूसरे कैरेक्टर्स का, शेख सलीमुद्दीन। तो हम लोगों ने दो चीज़ को डिस्कस कर लिया, दो कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया, वो था रसीला। और रसीला किसके यहाँ काम करते हैं? बाबू जगत सिंह के यहाँ। अब आते हैं शेख सलीमुद्दीन के यहाँ। शेख सलीमुद्दीन जो है, शेख सलीमुद्दीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रार है, ज़िला मजिस्ट्रार है, और उनके यहाँ पे जो दरबान का काम करते हैं वो है मियाँ रमज़ान। जिस तरह से बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक उसी तरह रमज़ान और रसीला भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना। सुख दुख में एक साथ एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और दोनों घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। शेख सलीमुद्दीन जो है, थोड़ा ध्यान देना, शेख सलीमुद्दीन जो है वो फलों के शौकीन हैं, और जो हमारे बाबू जगत सिंह हैं, यानी इंजीनियर बाबू जो जगत सिंह हैं, वो मिठाई के शौकीन हैं। तो चूँकि दोनों के साहब अलग अलग चीज़ों के शौकीन हैं, तो दोनों में मिठाई और फलों की अदला बदली हमेशा चलती रहती। रसीला हमेशा रमज़ान को मिठाइयाँ खिलाता और उसके बदले में रमज़ान हमेशा उसको फल देते। तो इस तरह से दोस्ती काफ़ी गहरी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। सो सोचने समझने की कोई बात नहीं है बॉस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हर एक मूवी में जिस तरह से क्लाइमेक्स सीन होता है ना, एक दर्दनाक चीज़ होता है जिसमें रियलाइज़ होता है कि फैक्ट हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, तो ठीक यहाँ पे भी वैसा ही होता है। रसीला के नाम पे एक पत्र आता है गाँव से, जो उसकी पत्नी ने लिखा होता है। उस पत्र में लिखा होता है कि बच्चे काफ़ी बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे चाहिए। अब रसीला पड़ जाता है चिंता में, रसीला एक उदास बैठा रहता है। तो रमज़ान जब उसको देखता है कि भाई साहब बात क्या है ना, ये मेरा मित्र है, हम दोनों बैठ के घंटों बातें करते हैं, आज घंटों बैठ के बात करने वाला मित्र चुपचाप उदास सा बैठा है। वो रसीला से पूछता है, भाई बात क्या है ये बताओ। तो रसीला मना कर देता है ना। वो बहुत बहुत मना करता है, वो नहीं चाहता है कि वो अपना दुख किसी को बांटे। लेकिन रमज़ान भी अड़े हुए थे, वो अपनी सौगंध देते हैं और रसीला भावमुक्त होकर रमज़ान को सारी बातें बताता है कि भैया देखो बात ऐसी है कि गांव से पत्र आया है, मेरे बच्चे बीमार हैं, है ना, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे पैसे भेजने हैं, पर बात ऐसी है कि पैसे मेरे पास नहीं है। तब रमज़ान तुरंत उसे सलाह देता है कि क्यों ना तुम ये कर रहे हो कि तुम बाबू जगत सिंह से तुम पेशगी मांग लो, क्यों तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तो रसीला बड़े उदास मन से कहता है कि देखो बात ऐसा है कि ट्राई करने जैसा तो नहीं है, मैंने तो ट्राई किया है, मैंने बाबू जगत सिंह से पेशगी मांगी थी, पर बाबू जगत सिंह ने एकदम, मेरे साहब ने एकदम सीधे सीधे मुंह मुझे ये चीज़ को मना कर दिया कि देखो भैया मैं कोई पेशगी नहीं दे रहा। रमज़ान सोच में पड़ जाते हैं, ठंडी सांसें भरते हैं और रसीला को वो हाथ दिखाकर थमथमाते हैं और उठ के वो चले जाते हैं अपनी कोठरी के अंदर। कोठरी से बाहर वो आते हैं और रसीला को हाथों में, हथेलियों में वो कुछ रुपए रख देते हैं। उस दिन रसीला को इस बात का एहसास होता है कि इंसान या व्यक्ति तब बड़ा नहीं होता जब उसकी जेब बड़ी होती है, व्यक्ति तब बड़ा होता है जब उसका हृदय बड़ा होता है, व्यक्ति तब बड़ा होता है जब वो दूसरे का दुख समझने लगे और उस दुख में उसकी मदद करे। आज रसीला के लिए रमज़ान
किसी भगवान से, किसी देवता से कम नहीं था। मन ही मन रसीला रमज़ान को ना जाने कितनी ही दुआएं देता है और सोचता है कि बाबू जगत सिंह के पास इतने पैसे होने के बावजूद भी उसने मेरी मदद नहीं की, बल्कि रमज़ान जिसकी पॉकेट काफ़ी छोटी है, उसने आज मेरी मदद की। आज मेरे बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया। और समय बीतता है, रसीला पैसे गांव भेजता है और बच्चों का इलाज भी हो जाता है। समय बीतते रसीला सारे पैसे धीरे धीरे करके रमज़ान को चुका देता है। बस रह जाती है एक अठन्नी। पर कहीं ना कहीं वो उधार की बची हुई अठन्नी रसीला के मन को कचोटती और वो रमज़ान से कभी भी आंखें नहीं मिला पाता था। इसी सोच में डूबे हुए वो एक दिन घर पे बैठा था, तो भीतर कमरे से उसके मालिक की यानी बापू जगत सिंह की और किसी की बात करने की आवाज़ आती है। ध्यान पूर्वक उसको सुनने के बाद रसीला को इस बात का एहसास होता है, रियलाइजेशन, एहसास होता है कि हो ना हो अंदर रिश्वत देने और लेने की बातें चल रही हैं, जिसमें देने वाला थोड़े कम ज़्यादा की चिरौरी कर रहा है और लेने वाला अपने जिद पर अड़ा है। अब तक वो सुनता है और फिर एक गहरी सांस भरकर वो सोचने लगता है, ये कितना आसान तरीका है ना पैसा कमाने का। मैं यहाँ पे पूरे महीने नौकरी करता हूँ, अपने आप को तोड़ता हूँ, मालिक की हर बुरी खोटी बातें सुनता हूँ और मासिक वेतन 10 रुपये। और यहाँ देखो, ठाटो ठाट में पैसे देने वाला भी चिरौरी कर रहा है। कुछ तो बात है। और वह धीरे से घर से निकलकर रमज़ान के पास जाता है और विस्तार पूर्वक वो सारी बातें रमज़ान को बताता है। रमज़ान सारी बातें सुनता है और मुस्कुरा कर ठंडी सांसें भरता है और कहता है, तुम बाबू जगत सिंह की बात करते हो? मेरा मालिक तो तुम्हारे साहब का भी उस्ताद है। आज ही एक मुर्गा फंसा है, वो इस बात को बखूबी बताता है। उस मन ही मन वो सोचता है कि ये कैसी दुनिया है ना, रिश्वत लेने वाले अमीर पे अमीर, काम करने वाले उसी दशा में, उससे भी बदतर दशा में, है कि नहीं। वो अपनी ईमानदारी पे गर्व करता है, इतराता है और कहता है कि ना जाने मेरे हाथों सैकड़ों रुपए निकल गए, मैंने कभी बेईमानी नहीं की। अगर एक एक आने भी मारा होता या एक एक आने की भी चोरी की होती तो शायद आज जिस दुर्दशा में मैं हूँ वो दुर्दशा कभी नहीं होती मेरी। क्वाइट इंटरेस्टिंग नो। अभी ये वो सोच ही रहा होता है कि अंदर से एक जोर से आवाज़ आती है और वह आवाज़ बाबू जगत सिंह की होती है। वह रसीला को बुलाता है और मिठाई लाने का फरमान जारी करता है और कहता है कि कुल 5 रुपए की मिठाई लाना। वो 5 रुपए का नोट पकड़ाता है और कहता है कि 5 रुपए की मिठाई लाना। रसीला थोड़ी चतुराई दिखाता है और वो हलवाई की दुकान में जाकर 5 रुपए की मिठाई की जगह 4.5 रुपए की मिठाई वो ले आता है और 8 आने वो रमज़ान को देकर समझता है कि चलो 8 आने का जो कर्ज था आज वो मेरा पूरा हो गया। और मिठाई ले जाकर वो बाबू जगत सिंह को देता है। बाबू जगत सिंह जब वो मिठाई को देखते हैं तो वो चौंक पड़ते हैं और गुस्से से आग बबूला होकर रसीला से वो पूछ बैठते हैं कि ये मिठाई कितने की है, क्या ये 5 रुपए की मिठाई है? रसीला डरता सहमता हामी भरता है कि हाँ साहब, ये 5 रुपए की मिठाई है। पर जो व्यक्ति पहली बार अपनी ज़िंदगी में जिसने बेईमानी की हो, पहली बार झूठ बोला हो, उसके तो होश उड़ जाते, उसके तो रंग उड़ गए और उसके उड़े हुए रंग को देखकर इंजीनियर बाबू समझ जाते और फिर क्रोध में पूछते, क्या ये मिठाई 5 रुपए की है? रसीला फिर डरता सहमता वह हाँ बोलने ही जाता है, तब तक बाबू जगत सिंह उसके गाल पर एक तमाचा रसीद देते हैं
जड़ देते हैं एक तमाचा और बौखलाते हुए उससे दोबारा पूछते हैं, क्या ये मिठाई 5 रुपए की है? रसीला डरता सहमता, पहली बार गलती करता हुआ, याचनाएं करते हुए वो कहता है कि माई बाप, गलती हो गई, यह मिठाई 5 रुपए की नहीं बल्कि 4.5 रुपए की है। वह अपनी गलती को स्वीकारता है, वह अपने जुर्म को स्वीकार करता है। पर बाबू इंजीनियर अपने गुरूर में ऐंठे हुए रसीला को पीटता है और घसीटता हुआ पुलिस थाने ले जाता है। 5 रुपए का नोट देकर सिपाही को थमाता है और कहता है कि इसे मनवा लो। कितनी अजीब बात है ना। जो व्यक्ति कुछ घंटे पहले रिश्वत की मांग करते हुए अपनी रिश्वत के डिमांड को रख रहा है, वो व्यक्ति अब अठन्नी की चोरी पर अपने नौकर को बेरहमी से पीटता है और पुलिस के हवाले कर देता है। अच्छा व्यंग्य। और वहां से वो चले जाते हैं। दूसरे दिन मुकदमा हमारे न्याय प्रिय शेख सलीमुद्दीन साहब की कचहरी में पेश की जाती है और रमजान उस कचहरी में अपने दोस्त को इस तरह बेहाल खड़ा पाता है। रसीला एक बार में ही अपनी जुर्म को कबूल करता है और याचनाएं करते हुए गिड़गिड़ाता है और कहता है कि उसने पहली बार चोरी की है, उसका यह पहला जुर्म है, उसको माफ कर दिया जाए। पर न्याय प्रिय शेख सलीमुद्दीन साहब कहाँ मानेंगे। फौरन 6 महीने की सजा उसको सुना दी जाती है और रुमाल से निकालकर वो अपनी मुंह को पोंछते हैं। ध्यान देना, यह वही रुमाल है जिसमें एक दिन पहले 1000 की गड्डी बंद कराई थी रिश्वत के रूप में। ऐसा नहीं था कि रसीला झूठ नहीं बोल सकता था। वह बोल सकता था कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, हलवाई के साथ मिलकर साजिश की जा रही है। पर नादान रसीला एक जुर्म पहले ही कर चुका था। दूसरा झूठ बोलकर वह दोबारा जुर्म नहीं करना चाहता था। वह ऐसे ही अपने एक जुर्म के लिए इतना पिटा जा चुका था, उसमें दूसरा झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। और देखते देखते अठन्नी के चोर को 6 महीने की सजा सुना दी गई। रमजान इन सारी चीजों का साक्षी था। सलीम उद्दीन का फैसला सुन उसके आंखों में खून उतर आया। वह बौखलाते हुए क्रोध से वो घर की ओर लौटता है। जब वह घर की ओर लौटता है तो घर पहुंचने पर एक दासी उसको पूछती है कि क्या हुआ कचहरी का फैसला, रसीला के साथ क्या हुआ। जब वो बताता है कि उसको 6 महीने की सजा हुई है तो दासी कहती है अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और रमजान गुस्से के मारे कहता है, यह न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। बात केवल अठन्नी की ही तो थी। सही बात है, बात तो केवल अठन्नी की ही थी ना। जहां 1500 के चोर नरम गद्दी में मीठी नींद ले रहे थे, वहां अठन्नी का चोर सलाखों के पीछे बैठा बैठा पछता रहा था। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें संदेश देते हैं कि ये दुनिया सच में न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। यहाँ पे जिसके हाथ में सत्ता है वह लाखों चोरियां ही क्यों ना कर ले, उसे कोई नहीं पकड़ता। लेकिन किसी की चोरी अगर पकड़ी जाए तो वह अपराध स्वरूप उसके जीवन भर का दंड बन जाता है। यही समाज है। हम न्याय वाले समाज में नहीं बल्कि उस समाज में रहते हैं जहाँ पे
सत्ता का बोलबाला है, जहाँ पे वो लोग राज करते हैं जो चोरी तो करते हैं पर उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती। बहुत सुंदर तरीके से सुदर्शन जी ने इस कहानी को रखा है और बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी, जो मैंने इस कहानी का वाचन किया है, यह कहानी आपको पसंद आई हो। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़िए। तब तक के लिए बाय।